हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, जैसा कि हम उर्दू मानू में जो आपका उर्दू का पेपर होगा या फिर कह सकते हैं कि मानू बीएड जो बच्चे कर रहे हैं और मानू का जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो उर्दू ही है। तो कोई सा भी एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो वहाँ पे उर्दू के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप बीएड की अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से ज़रूर देखिए। और ये हमारा आज 4th पार्ट है। कौन सा 4th? अभी तक 3rd पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उन प्रीवियस पार्ट्स को काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि तैयारी आपको कैसे करनी है। काफ़ी वक्त अभी फॉर्म भी नहीं आया है और तब तक आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए सारे सब्जेक्ट्स। सबसे बड़ी बात है जो आपका जनरल पेपर होता है, जनरल पे अगर आप कमांड हासिल कर ले रहे हैं, जनरल से अगर अच्छे मार्क्स आप ले रहे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट से आसानी से नंबर गिन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मेन चीज़ होता है कि अगर आप जनरल को बचा ले रहे हैं, जनरल वाला जो 50 मार्क्स का होता है उसको अगर अच्छे से कवर कर ले रहे हैं तो आपको तो अपने सब्जेक्ट पे कमांड होता ही है। तो जनरल की तैयारी आप कीजिए, किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं। तो ये जनरल के पेपर के हवाले से अभी मैं जनरल उर्दू की तैयारी यहाँ करवा रहा हूँ। ये जनरल उर्दू का जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उसके हवाले से मैं कवायद यहाँ हम देखेंगे। कवायद को बाद जिसको ग्रामर या व्याकरण बोलते हैं हिंदी में, उसको हम देखेंगे फिर नेक्स्ट पेपर में या फिर और कभी ये पढ़ाए हुए कवायद ही पे हम क्वेश्चंस बना के लाएंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और उनके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जिनका उर्दू से बीएड करना है, क्योंकि उनका 50 मार्क्स आपका बीएड उर्दू ही से होगा। तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और जो लोग अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि जनरल में उर्दू आना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं कवायद से। सब्जेक्टिव है, इसको आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर लास्ट में। और आप लोग दोस्तों को शेयर करके आप लोग आ जाइए, सभी लोग मिलके देखिए और कंसंट्रेट करके देखिए। और कोई दिक्कत हो ज़रूर कमेंट कीजिए। कवायद और उसके अज्जा, ठीक है, कवायद और उसके अज्जा। कवायद कहते हैं ग्रामर को, अज्जा कहते हैं टाइप्स को, ठीक है। तो हम ईजी लैंग्वेज में समझते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि उर्दू है तो उर्दू ही को लेके चलेंगे, बल्कि हिंदी और इंग्लिश और सरल भाषा में कह लीजिए हम चलेंगे। ज़बान को सही से लिखने और बोलने के लिए कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं। उन उसूलों और ज़ाब्तों को कवायद कहा जाता है। बिल्कुल ये सही है, ठीक है। अगर डिफिनेशन दे दिया जाए कि कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं, किसके होते हैं? ज़बान के होते हैं, ठीक है। उन उसूलों को हम क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। उर्दू एक तरक्की याफ्ता ज़बान है, उसके सही लिखने और बोलने के उसूल और ज़ाब्ते मुक़र्रर हैं। उर्दू कवायद का ताल्लुक़ उन्हीं उसूलों और ज़ाब्तों की तशरीह तौज़ीह से है। इसके तहत हरफ़ों, लफ्ज़ों और जुमलों की तक़सीम, तारीफ़ व तश्कील, उनके बरमहल इस्तेमाल और उनकी तरतीब के जुमले उमूर से बहस की जाती है। तो ठीक है, जो क्या होता है कवायद में जो भी सेंटेंस बनाया जाता है, तो स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस का, जिसको हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं कवायद को, नहव में और सर्फ में। बात की बात है तो हर्फ होता है, स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस होता है, शनाख्त जो होता है, उन चीज़ों को लेकर हम कवायद में ये सारी चीज़ों को हम बहस कर सकते हैं। कहीं से भी आपको उर्दू मिले, किसी भी किताब का, ठीक है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपको मानू के नाम से जो एक किताब है वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं, या फिर और कोई भी उर्दू का ग्रामर हो वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो लोग किसी भी उर्दू एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उर्दू नवादा के बच्चे जो हैं वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल है ये, ठीक है। क्योंकि जनरल ये उर्दू कवायद है, किसी सब्जेक्ट से स्पेशल ये नहीं होता है कि आपका ये इसी एग्ज़ाम में काम आएगा या उस एग्ज़ाम में काम आएगा। ये किसी भी एग्ज़ाम में काम आएगा जहाँ कहीं भी उर्दू के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो कोई लोग जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उर्दू से रिलेटेड है तो ज़रूर लोग देखें, ठीक है। तो कवायद को समझ गए हम आसानी से, कि जिसमें हम जुमले के बारे में, सेंटेंस के बारे में, हर्फ के बारे में, फ़ेल फ़ाइल के बारे में, कर्ता क्रिया, ठीक है, इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उन तमाम को हम शामिल कर लेते हैं अपने कवायद में। चलिए अब आते हैं आगे। हर्फ देखते हैं किसे कहते हैं। हर्फ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थोग्राफी, ठीक है, अर्थोग्राफी कहते हैं। और हर्फ को हम समझते हैं किसे कहते हैं? किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई हर्फ है। हर्फ दरअसल आवाज़ की अलामत है। दूसरे लफ्ज़ों के मजमूए को हुर्फ़ तहज्जी कहते हैं। उर्दू में हुर्फ़ तहज्जी 2 तरह के होते हैं, मुफ़रद और मुरक्कब, ठीक है। हर्फ जो होता है एक सिंगल वर्ड होता है, मीनिंगलेस सिंगल वर्ड, यानी उसके यहाँ पे लिखा है ना, किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई हर्फ है, ठीक है। ये मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज दैट इज़ कॉल्ड हर्फ, ठीक है। ऑर्थोग्राफी उसे हम कहते हैं, किसी भी लैंग्वेज की छोटी इकाई को हम हर्फ बोलते हैं। वो अपने आप में कोई माना नहीं रखता है। तो हर्फ को 2 हिस्सों में हम बांट दिए हैं। ये आपके लिए ख़ास है, ठीक है, ये आपके लिए
काफ़ी ख़ास है। देखते हैं, मुफ़रद हरूफ तहज्जी मंदरजा झेल हैं। मुफ़रद हरूफ तहज्जी मंदरजा झेल हैं, ये आपको याद रखना। अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा, जीम, चा, हा, खा, दाल, डाल, जाल, रा, ड़ा, जा, जा, सीन, शेन, स्वाद, वा, तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, व, हा। तो यहाँ पे ये सारे आपके हैं, ठीक है। कितने हैं आपके? 26 हैं। ये कितने हैं? 26 हरूफ तहज्जी, जिसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। उसको हम अल्फ़ा वर्णमाला हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में अल्फ़ाबेट, उर्दू में हरूफ तहज्जी। तो ये आपके 26 हैं टोटल। कितने? 36 हैं ये 36 आपके टोटल हैं। ये पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में कि हरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है, ठीक है। ये आपको रखना है कितना? 36। इसमें मैं बताना चाहूँगा, ये जा जो है इस तरह जो लिखते हैं जा, ये काफ़ी एग्ज़ाम में मैं देखा हूँ, यहाँ तक कि मानू के एग्ज़ाम में भी इसको मैं देखा हूँ कि ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। अगर वहाँ पे पूछा जाता है तो इसको हम पर्सियन मानते हैं, ठीक है। इस लफ्ज़ को हम पर्सियन मानते हैं, फ़ारसी ज़बान का मानते हैं। इसको लिखते कहाँ, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। अज़दहा जिस तरह लिखते हैं ना, अज़दहा, तो यहाँ पे ट्रिपल डॉट लगा देते हैं, 3 नुक्ता लगा देते हैं, तो वो आपका अज़दहा इस तरह लिखते हैं। तो ये आप ज़हन नशीन रखिए कि ये आपके टोटल हरूफ तहज्जी कितने हैं? 36। और अज़दहा में जा जो है ये आपका पर्सियन है, ठीक है। यहाँ से सवाल बनता है, चूँकि यहाँ पे हरूफ तहज्जी उर्दू में दिया हुआ है, लेकिन पूछा जाता है क्या है, तो कुछ लोग उर्दू आंसर कर देते हैं, बल्कि वहाँ पर आंसर आपका पर्सियन हो जाता है। अब इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, ठीक है। एक आपका यहाँ पे तो मुफ़रद हो गया। अब यहाँ पे मुरक्कब हरूफ मंदरजा झेल है। मुरक्कब किसे है कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं, देखिए यहाँ पे तारीफ़ तो नहीं दिया, मैं बता दे रहा हूँ। मुरक्कब सुनिएगा, मुरक्कब 2 हरूफ को मिलाकर एक हर्फ बनाया जाए, उसे मुरक्कब कहते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ से जोड़ के बनाना, जैसे 2 + 2 = 4, ठीक है। 2 + 2 = 4, तो 4 कैसे हुआ? 2 और 2 मिलके 4 बना। उसी तरह बा प्लस हा इक्वल टू भा, ठीक है। भा इक्वल टू आपका भा बना। तो ये भा बना कैसे? बा प्लस हा को जोड़ करके, ठीक है। बा प्लस हा को जोड़े हम तो भा बन गया। तो ये आपकी तारीफ़ है कि 2 हरूफ को जोड़ने से जो तीसरा हर्फ वजूद में आया उसे हम क्या कहते हैं? मुरक्कब हर्फ कहते हैं। तो यहाँ पे आपके मुरक्कब हरूफ हैं, सब देख लीजिए। भा है, फा है, था है, ठा है, झा, छा, धा, ढा, ढ़, ढ़, का, घ, लह, मह, न। ये आपको याद ये रखना है कि कितने हैं ये मुरक्कब हरूफ, कितने हैं आपके? 15 हैं, ठीक है। हरूफ तहज्जी कितने आपके हैं? 36। और हरूफ मुरक्कब कितने हैं? वो आपके हैं 15। तो ये आपको ज़हन नशीन रखना, 2 यहाँ से, ठीक है। और आगे हम बात करेंगे हरूफ शम्सी और कमरी के हवाले से जब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए कि जितना यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा वही आप लोग समझते चलिए। अगर फर्दर मैं बताऊँगा तो फिर आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। हरूफ की किस्में, ठीक है। हरूफ की किस्में कितने हैं उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से मंदरजा झेल हरूफ की किस्में हैं। तलफ़्फ़ुज़ जो होता है ना, वो आपके जो प्रोनंसिएशन, उच्चारण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अलिफ, नून, वा, हा, या। अलिफ की 2 किस्में हैं, ठीक है। अलिफ की कितनी किस्में हैं? अलिफ की 2 किस्में हैं। कितने हैं ये? तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से मंदरजा झेल हरूफ की किस्में हैं। अलिफ, नून, वाव, हा, या। ये आपके 5 हैं। अब यहाँ देखते हैं हम, अलिफ की 2 किस्में बताया ना। ये आपका अलिफ मकसूरा, वो अलिफ है जिसकी आवाज़ सादा होती है, जैसे, ठीक है, अदब, बाल, हवा, ठीक है। अलिफ ममदूदा, उस पर ये मद्दा अलामत होती है, उसे मद कहते हैं और उसे खींचकर पढ़ा जाता है, जैसे आम, आन, आग, आज, आदम, ठीक है। अलिफ मकसूरा को हम कह लीजिए कि सादा अलिफ, उस पर कोई खींच खाच ज़बर ज़ेर वगैरह ना हो, तो सादा अलिफ उसे हम बोलते हैं, ठीक है। और अगर उसी में मतलब मद आ जाए उसमें, तो हम वो ममदूदा पे गौर कर लीजिए कि जिसको मद दिया गया हो, ठीक है, जिस पे मद लगाया गया हो इस तरह का, उसे हम ममदूदा बोलते हैं। और जिस पे मद ना हो उसे हम मकसूरा बोलते हैं। अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। तो अलिफ की 2 किस्में यहाँ पे आप ज़हन नशीन कर लीजिए। अब सवाल कैसे बनेगा यहाँ से कि अलिफ की कितनी किस्में हैं? तो अलिफ की 2 किस्में हैं, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा। सवाल भी आप समझते चलिए यहाँ से कैसे सवाल बन सकता है आपका।
और ध्यान से देखिए और दोस्तों को शेयर कीजिए एक बार। और आप लोग पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन मैं उर्दू के हवाले से अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों को चैनल के बारे में बताइए, जो लोग भी उर्दू की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली मानू, उर्दू अनुवादक और आपके सीटेट, तो इन तमाम की तैयारी मैं यहाँ पर कराता हूँ ईजी लैंग्वेज में, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए अलिफ ममदूदा की मिसालें देख लीजिए, अलिफ मकसूरा की देख लीजिए। अब उसके आगे पढ़ते हैं। अलिफ ममदूदा ज़्यादातर लफ्ज़ के शुरू में आता है, ठीक है, लेकिन अरबी के कुछ अल्फाज के दरमियान भी उसका इस्तेमाल होता है, जैसे माल, कुरान वगैरह। तो ये अलिफ ममदूदा जो है बीच ही में आएगा, लेकिन ज़्यादातर ये आपका जो है ये शुरू में भी आ जाता है, ठीक है, यानी दोनों जगह इस्तेमाल हो। जिस तरह कहते हैं आसमान, ठीक है, आसमान हो गया आपका, तो आसमान में शुरू में आ गया, कुरान में बीच में आ गया, ठीक है। तो इस तरह ये दोनों इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इसको डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। तो अलिफ ममदूदा का जो लफ्ज़ के शुरू और बीच दोनों में इस्तेमाल होता है, और दोनों अलिफ मकसूरा भी आपका बीच और शुरू में इस्तेमाल होता है, और ये अलिफ ममदूदा भी दोनों जगह इस्तेमाल होता है। देखते हैं, नून ज़ाहिर का तलफ़ुज़ बिल्कुल ज़ाहिर और आया होता है, जैसे जान, पान, धान, नमक, इंसाफ वगैरह। तो नून ज़ाहिर एक होता है नून मख्फ़ी और एक है नून ज़ाहिर। नून मख्फ़ी उसे कहते हैं जिसका नून पढ़ने में, जैसे पढ़ा जाए तो पता ना चले। नून ज़ाहिर उसे कहते हैं जिसका नून बिल्कुल पढ़ने में आया, जिस तरह जान, आसमान, ठीक है। तो इस तरह के नून को नून ज़ाहिर बोलते हैं, जिसका नून पूरा ज़ाहिर पढ़ने के बाद आसानी से पता चले, ठीक है। और एक है नून गुन्ना, नून गुन्ना जिसको बोलते हैं, उसकी आवाज़ नाक से निकलती है, जैसे आंगन, पतंग, पलंग। लेकिन यह नून जब लफ्ज़ के आखिर में आए तो उस पर नुक्ता नहीं होता, ठीक है। अगर ये लास्ट में जिसको नून मख्फ़ी में बोल रहा था उसी को नून गुन्ना भी बोलते हैं। अगर ये लास्ट में आए तो उस पर नून का नाम है नुक्ता नहीं होता। सपोज़ दैट मैं बता दे रहा हूँ, जिस तरह यहाँ पे आंगन वगैरह दिया गया है तो शुरू में अगर आएगा या बीच में अगर ये आएगा तो नून गुन्ना रहेगा। इस तरह हम लिखते हैं माँ, ठीक है, या सॉरी ये आपका डॉट नहीं रहेगा, ये आपका जो है ये नून गुन्ना इसे हम बोलते हैं। अगर लास्ट में आएगा तो इस पर आपका डॉट नहीं रहेगा, नून का डॉट नहीं रहेगा, और अगर बीच में आएगा तो आपका ये डॉट के साथ रहेगा, यानी नून असली के साथ रहेगा। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे कहाँ, नहाँ, जहाँ, तो यहाँ पे सब लास्ट में है, तो इसी वजह से यहाँ पे आपके नून गुन्ना नहीं है। समझ लीजिए, काफ़ी एग्ज़ाम में आपको काम आएगा, सिर्फ यही नहीं बल्कि कोई सा भी एग्ज़ाम आप देंगे तो वहाँ पे आप अगर कवायद समझे हुए हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। वाव मारूफ़, दो किस्म वाव की, मारूफ़ और मजहूल, उसको भी समझ लेते हैं। वाव खींच कर पढ़ा जाए उस पर उल्टा, ठीक है, की अलामत होती है, जैसे खूब, बू और सू, नूर, हूर वगैरह, ठीक है। मैं इसको आसानी के लिए बताना चाहूँगा, जिस तरह की आपको बोलते हैं ना हिंदी, अगर आप हिंदी से समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जिस तरह लिखते हैं नूर, नूर, ये आपका क्या है, ये आपका नून जो है, सॉरी ये वाव जो है, ये वाव मारूफ़ है, यानी ये मात्रा जो बढ़ाव का मात्रा लगे, ठीक है, कह सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट, वो आपका वाव मारूफ़ होता है। इसी को आप उर्दू में अगर लिखेंगे तो आपको इस तरह लिखा जाएगा, नूर, नूर नहीं नूर। तो यहाँ पे समझ लीजिए, और इंग्लिश में इसी को लिखते हैं तो NOOR, तभी आपका सही होगा, नूर, ठीक है। तो ये आपका एक तरह का ज़्यादा खींच के पढ़ा जाता है। वह मजहूल, जैसे जिसे खींच कर नहीं पढ़ा जाए, जैसे को, मोल, ओस। तो मोल जो आपका है मोल, MOL, ये बहुत ज़्यादा खींच के नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, और हिंदी में इसको ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, मोल। तो ये जो खींच के नहीं पढ़ा जाए, या एक इसको मजहूल नाम देते हैं इसको, कि इसका साफ असली माने में इस्तेमाल नहीं होता। अगला देखते हैं, वाव मादूला, ठीक है, वाव मारूफ़, वाव मजहूल, वाव मादूला। ये मादूला किसे कहते हैं, ये वो यह वाव लफ्ज़ में लिखे होने के बावजूद पढ़ी नहीं जाती है, जैसे ख्वाब, ख्वाहिश, खुश और खुर्शीद, ठीक है। जैसे ख्वाब है, ख्वाब लिखा जाएगा इस तरह ख्वाब, लेकिन पढ़ा जाएगा ख्वाब, ठीक है। और खुश आपका लिखेंगे इस तरह खुश। अगर इसको देखा जाए सही में पढ़ा जाए तो खुश, खुश पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाव आपका पढ़ा नहीं जा रहा है यहाँ पे, अदरवाइज़ ये पढ़ा मालूम किस तरह जा रहा है, ये आपका ये खुश है, ठीक है। हकीकत में आपका ये खुश है, खेश इन पे खुश, ठीक है। लेकिन ये लिखने का कंडीशन
आपको चूँकि वाव मादूला के ज़रिए उसको लिखा गया तो आपको वही रूल फॉलो करना पड़ेगा। यही आपका ख्वाहिश में है, खुश में है, खुर्शीद में है, सब में यही है। तो चूँकि वाव मादूला, वाव मारूफ, मजहूल और मादूला आपको याद रखना है। हो सकता है कि पूछ ले आप किसी की तारीफ़ दे दे, वहाँ पे वाव मारूफ की तारीफ़ दे दे, पूछ ले इसे क्या बोलते हैं, वाव मजहूल की तारीफ़ दे दे इसको क्या कहते हैं, वाव मादूला की तारीफ़ दे दे इसको क्या कहते हैं। तो ये भी सवाल बन सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसे हाय मलफूज़ी, वो हाय मलफूज़ी वो मतलब वो हा जिसका तलफ़ुज़ किया जाता है, जैसे गुनाह, पनाह, ठीक है, स्याह वगैरह। हाय मुख्तफ़ी मतलब हाय मलफूज़ी ऐसा हा, ठीक है, हा जो आपका ये वाला हा है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में एच बोलते हैं, हा ऐसा हा जो बोलने में आए, जैसे बोलते हैं नहीं गुनाह, पनाह, सियाह, ठीक है। तो ये हा सारे के सारे लास्ट में आपको पढ़ने में आ रहा है। हाय मुख्तफ़ी ऐसा हा जो पढ़ने में ना पता चले, उसकी आवाज़ अलिफ की तरह मालूम होती है, जैसे बंदा, गंदा, रास्ता, रिश्ता, क़िस्सा, हिस्सा, लहजा, ठीक है, मुर्दा, शोबा और कहना। तो ये हर बंदह, गंदह, रिश्ता, क़िस्सा, हिस्सा, लहजा, मुर्दा, शोबा, कहना, इस तरह कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, इसको पढ़ेगा तो बंदा पढ़ेगा, गंदा पढ़ेगा, रिश्ता पढ़ेगा, क़िस्सा पढ़ेगा, हिस्सा पढ़ेगा, लहजा पढ़ेगा, मुर्दा पढ़ेगा और शोबा पढ़ेगा, कहना पढ़ेगा। बंदा गंदा पढ़ रहा तो गलत पढ़ रहा है। ठीक है, लिखा जाता है, पढ़ने में नहीं आता, इसी वजह से उसको बोलते हैं हाय मुख्तफ़ी। अब हाय मलफूज़ी और मुख्तफ़ी को आप भी याद कर लीजिए इसे। या की दो किस्में हैं, अभी हा तक देख रहे थे ना हम, हरूफ देख रहे हैं, तो हरूफ में हम सारे को समझते हुए चलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हा की दो किस्में, या की दो किस्में, या मारूफ, इसमें या का तलफ़ुज़ खींच कर किया जाता है, जैसे पानी, रोटी, घाटी, जीत, अमीर, गरीब। या मारूफ जिसमें या को खींच के पढ़ा जाए, जिस तरह अलिफ़ मकसूरा, अलिफ़ ममदूदा पढ़े थे, उसी तरह या वाव मारूफ और वाव मजहूल पढ़े थे, उसी तरह या मारूफ और या मजहूल को यहाँ हम समझेंगे। ठीक है, तो या मारूफ उससे इसमें या का तलफ़ुज़ खींच कर किया जाता है, जैसे पानी, रोटी, घाटी, जीत, अमीर, गरीब। तो जो लोग नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप मेरे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि जो भी उर्दू के हवाले से इन्फॉर्मेशन हो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ, आपको वहाँ से आसानी से मिल जाती है। तो चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि अपडेट आप रहें इस चैनल से। चलिए आगे देखते हैं। या मारूफ समझ गए हैं, या मजहूल देखेंगे। या मजहूल उसकी आवाज़ सादा होती है, जैसे गहरे, पहरे, चेहरे, एक, रेल, खेत, जेल वगैरह। ठीक है, तो हालांकि इसमें भी या वही इस्तेमाल है, या वही इस्तेमाल किया गया। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ एग्जांपल इजीली दिखाना चाहूँगा आपको। एक अलिफ या काफ, एक है ना, तो एक इस तरह लिखते इस तरह हैं, और पढ़ते भी एक हैं, ईक नहीं पढ़ते हैं इसको, क्या ईक नहीं पढ़ते हैं, अलिफ ज़र ई काफ साकिन, ईक नहीं पढ़ते हैं। तो पढ़ने के एतबार से आपको ये डिफ़ाइन करना है कि क्या बोला जाता है इसको। एक है तो ये आपका मारूफ है या मजहूल, ठीक है, और जीत है ये मारूफ है या मजहूल। तो इस तरह सवाल बनेगा कि एक और जीत में कौन मारूफ है कौन मजहूल। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। ऐसे ही सवाल बनाए जाते हैं, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप, अदरवाइज़ आप ऐसे ही MCQs देख के जा रहे हैं तो हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न चांस। जब किसी लफ्ज़ के दरमियान या मारूफ आती है तो उसकी पहचान के लिए उसके नीचे खड़ा ज़ेर की अलामत देते हैं, जैसे झील, गीत, खुर्शीद। ठीक है, तो ये अगर आपका वाव मारूफ अगर होता तो उसके नीचे जैसे खेत, ये आपका वर्ड है। ठीक है, ये आपका वर्ड है गीत। ठीक है, गीत इसको अगर हम नहीं लगाएंगे तो पढ़ने वाला गेत भी पढ़ सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे खड़ा आप लगा दे रहे हैं नीचे तो पढ़ने वाला गीत ही पढ़ेगा, इसलिए कि खड़ा जो भी खड़ा लगा देते हैं जहाँ पे भी हम, वो खींच के पढ़ाया जाता है। तो चूँकि या पे लगाया गया तो या ज़ेर पे मद करके पढ़ा जाएगा इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एराब को पूरा पढ़ेंगे और कलमा को हम फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे, चूँकि लंबा वीडियो हो जाएगा। एराब को देख लेते हैं।
एराब का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वावेल पॉइंट्स ऑफ मार्क्स, एराब के माना ज़ेर ज़बर पेश की अलामतें, ये आपका जो है ना ज़ेर ज़बर पेश की अलामत। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि ज़बर कहाँ लगता है, ज़ेर कहाँ लगता है, पेश कहाँ पे होता है, ये पूछा जाता है हर हाल में। इसको समझ लीजिए आप लोग, मैं यहीं बता दे रहा हूँ बगैर पढ़े हुए। ये आपका पहला जो है ये आपका ज़बर है, ज़बर हमेशा ऊपर होता है, ज़ेर हमेशा नीचे होता है और पेश भी आपका हमेशा ऊपर ही होता है। ठीक है, मैं मिसाल दे दे रहा हूँ। अलिफ़ तो ज़बर लगाना है तो यहाँ लगाएंगे, ज़ेर लगाना है तो यहाँ लगाएंगे, पेश लगाना है तो यहाँ लगाएंगे। प्लीज़ ये समझ लीजिए आप, यहाँ सवाल बनता है कि ज़बर हर्फ पे कहाँ होता है, नीचे कि ऊपर, नीचे, ऊपर, दाएं, बाएं, कहाँ होता है, ये पूछा जाता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब दो हर्फ मिलते हैं तो लफ्ज़ बनता है, लेकिन लफ्ज़ की अदायगी के लिए हरूफ पर एराब यानी अलामतें लगाई जाती हैं जिनकी मदद से तलफ़्फ़ुज़ अदा होते हैं। मिसाल नून लाम नल, गाफ प्लस लाम गाफ प्लस नून गन्ना। ठीक है, तो ये प्लस करके जो है हम लफ्ज़ बनाते हैं। कोई सा भी वर्ड हो तो उसमें एराब की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि गाफ प्लस या प्लस ता। ठीक है, गाफ प्लस या प्लस ता, तो इसको हम अगर हिज्जे करेंगे तो एराब हर हाल में आपको लगाना है। गाफ ये ज़रगी ता साकिन गीत, तो ये एराब की मदद से तो हमारा जुमला क्या नाम है लफ्ज़ बना है। तो ये काम करता है आपको जो वर्ड्स होते हैं वर्ड्स को कंबाइन करने में, ये आपका एराब काम करता है बनाने में। आगे देखते हैं। मंदरजा बाला दोनों अल्फाज नल और गन्ना हरूफ के मेल से बने हैं, लेकिन उनको एराब की मदद से नल और गन्ना पढ़ा गया है। ठीक है, एराब की मदद से नल और गन्ना पढ़ा गया। एराब की तारीफ़ दर्ज झेल है। एराब किसे कहते हैं? देखिए, ज़बर वो अलामत है जो किसी हर्फ के ऊपर छोटी सी लकीर जैसी होती है। मिसाल नल, ठीक है, नल, मन, दम, रन वगैरह। तो यहाँ पे दे भी दिया मिसाल, इसको भी याद कर लीजिए या फिर वही आप ज़हन में बैठा लीजिए, बहुत ज़्यादा एक लाइन दो लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ेर वो अलामत है जो किसी हरूफ के नीचे छोटी सी लकीर जैसे होती है, जैसे मिट है, मिल है, दिन है, जिन है वगैरह, इस तरह की आपके नीचे ही रहता है, जैसा मैं बताया हूँ। पेश देख लेते हैं। पेश उस अलामत को कहते हैं जो किसी हर्फ के गोल सिरे वाली वाव जैसी लकीर होती है। मिसाल दुम, उन, सुन, बुन वगैरह। तो ये आपका ऊपर ही होता है। सुकूत एराब के ना होने की जगह को कहते हैं सुकूत। वक्त, ठीक है, जज़म वक्फ़ बोलते हैं या फिर उसी को जज़म भी बोलते हैं। जज़म, सुकून, वक्फ़। ठीक है, जैसे चल, कल, जैसे मर्द में दाल और दाल में लाम मौकूफ़ है। ठीक है, ये भी आपका ऊपर ही होता है। ठीक है, साकिन भी हमेशा आपका ऊपर ही होता है। तो आपका ज़बर, ज़ेर, पेश समझ गए। और सुकून ही को जज़म भी बोलते हैं और वक्फ़ भी बोलते हैं। ये आपको ज़हन नशीन कीजिए कि सुकून को और किस नाम से याद किया जाता है। सुकून को हरकत में लफ्ज़ सुकून को और किस नाम से याद किया जाता है। तो आपका ऑप्शन अगर वहाँ पे जज़म है या वक्फ़ है तो वही आपका आंसर होगा। ज़बर, ज़ेर, पेश को आप मत मार दीजिएगा प्लीज़। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और बचा है। थोड़ा साफ डिस्प्ले नहीं कर रहा लेकिन समझ के करते। तनवीन देखते हैं। जब किसी हर्फ को दो ज़बर या दो ज़ेर या पेश की आवाज़ निकालना हो कहते हैं। मसलन फ़ौरन, मसलन अमलन, आनन, फ़ानन वगैरह। इसके नून की आवाज़ निकलती है, उसकी अलामत यूँ होती है। तनवीन में भी दो होता है, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। ठीक है, उसके तलफ़्फ़ुज़ में हमेशा नून की आवाज़ निकलती है। ठीक है, जैसे फ़ौरन, फ़ौरन है तो दो ज़बर है, ये ऊपर होगा। ठीक है, ये हमेशा दो ज़बर होता है उसमें और उसमें नून की आवाज़ निकलती है। उसकी अलामत यूँ है। ठीक है, अलामत आपका ये डबल लगाते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फ़ौ, फेवाज़ बर फ़ौ, रे अलिफ दो ज़बर रन, फ़ौरन। तो ये आपका जो है इसको हम बोलते हैं तनवीन। आगे देखते हैं तशदीद। उसे कहते हैं कि जिस हर्फ पर इस तरह लिखते हैं तशदीद। तशदीद की अलामत ये है। ठीक है, अलामत होती है उसे हर्फ को दो मरतबा पढ़ा जाता है। मिसाल जो चक्कर, मक्कर, थप्पड़, काफ और पा तशदीद है, काफ और पा तशद्दुद है।
हम समझ लेते हैं इसको आसान समझ के, ठीक है। जब दो हर्फ एक जैसे हो, अगर इसको हम अलग अलग करें इस तरह, तो कैसे लिखा जाएगा मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। चे प्लस काफ प्लस काफ प्लस रा, ठीक है। चे प्लस काफ प्लस रा। तो अभी हम पढ़े हैं एराब क्या होते हैं। एराब ऐसे, एराब उसे कहते हैं जो हरूफ को मिला करके लफ्ज़ बनाती हैं। जब दो हरूफ एक जैसे कहीं भी मिलें तो उन दोनों को हम एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? उन दोनों को हम एक मान लेते हैं, एक ही पढ़ते हैं और उसमें हम तशदीद लगा देते हैं। उन दोनों हरूफ को मिलाने के लिए हम तशदीद लगा के एक मान लेते हैं। तो क्या हो गया? ये हमारा हो जाएगा चक्कर, ठीक है। चक्कर। चे काफ ज़बर चक, काफ रे ज़बर कर। तो चे काफ ज़बर चक, काफ रे ज़बर कर। हिज्जे आप करेंगे या स्पेलिंग उसका तो आपको डबल आएगा, ठीक है। चक्कर बोलने में भी आता है लेकिन लिखने में एक जैसे लगता है, लेकिन तशदीद की वजह से उसे हम कम कर देते हैं। मद, इस अलामत को कहते हैं, बस ये मद लास्ट है, जस्ट वेट फ्यू मिनट्स। मद उस अलामत को कहते हैं जिससे एक अलिफ दूसरे अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाए जबकि लिखा हर्फ एक अलिफ जाता है। मिसाल आज, ठीक है, आस, आम वगैरह, उसकी अलामत ये होती है। मद की ममदूदा हम लोग पढ़े थे ना, वही आपका है, ठीक है। ये है, यहाँ पे थोड़ा सा और डिफाइन कर दिया, लेकिन वही समझिए, एक ही जगह है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। इसी को अलिफ ममदूद कहते हैं। यहाँ एक बात याद रखने की है कि अरबी में वाव और या पर भी मद दाखिल होता है, ठीक है। अरबी में आपका वाव और या पे भी मद दाखिल होता है, उर्दू में आपको अलिफ में दाखिल होता है, ठीक है। तो ये मद किसे कहते हैं? मद जो आपका है ये लिखने में तो एक आएगा, ये है अलिफ है सिर्फ, इसमें मद लगा दिया। कुछ हरूफ में कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादती की गई है, लेकिन ये हकीकत में ज़्यादा ही होता है, लेकिन एक ही हर्फ इसे हम मानते हैं, ठीक है। चूँकि अलिफ है, अलिफ पे हम ये लगा देते हैं। और हरूफ के उर्दू के हरूफ आप देखेंगे तो उसमें आपको इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएंगे। तो फिर यहीं पे इक्तफ़ा करते हैं। और अगर लग रहा है कि ये सेशन काफ़ी अच्छा है और समझ में आ रहा है, क़वायद आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपके उर्दू के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और यह पेपर देखने के बाद आपको उर्दू के सारे सवाल समझ में आ जाएं, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं फिर आपको यहाँ से कलमा से आगे पढ़ाऊँ और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो चैनल अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, गुड बाय, खुदा हाफिज़।